हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन और आज मैं आपसे बात करूंगा रीयूनियन की। जी हां, अगर आप किसी तरह की लव लाइफ में हैं, मैरिड या अनमैरिड कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सेपरेशन फील कर रहे हैं या सेपरेशन में हैं, कम्युनिकेशन गैप भी हो गया है तो भी एक तरह का सेपरेशन ही माना जाता है, तो आपका रीयूनियन कितना पॉसिबल है, कितनी संभावनाएं हैं, आज इसी पर मैं टैरो रीडिंग करने वाला हूं। हर बार की तरह मैंने 3 पाइल्स इस बार भी बनाई हुई हैं। तीनों पाइल्स इस बार डाइटीज पर डिपेंड करेंगी। डाइटीज यानी देवी या देवता, जो कि माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। तो पहले डाइटी मेरे रहेंगे देवताओं के राजा इंद्र। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। अब आपके स्क्रीन के ऊपर देवेंद्र यानी कि देवताओं के राजा इंद्र की पूरी पिक्चर पूरी क्लियरिटी के साथ आ रही है और ये थोड़ी देर तक आपकी स्क्रीन पर रहेगी ताकि आप महसूस करें कि इनके साथ आपका जुड़ाव लगाव फील हो रहा है आपको या नहीं। दूसरी डाइटी मेरी हैं हाथोर, प्रेम की देवी, यानी कि जिनको आइसिस भी कहते हैं, एफ्रोडाइटी भी कहते हैं। ये एक इजिप्शियन देवी हैं जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग प्रेम की देवी मानी जाती थी और प्रेम को ही समर्पित रहती थी और प्रेम के लिए इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित भी किया। तो दूसरी देवी ये हैं हाथोर। और तीसरे जो डाइटी हमारे हैं आज के वो हैं हेडीज। हेडीज ये ग्रीक मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग इनको हेडीज कहते हैं या फिर इजिप्शियन के अकॉर्डिंग इनको एनिबस भी कहा जाता है। ये नर्क के देवता हैं और प्रेम की देवी से इनका गहरा प्रेमपूर्ण संबंध रहा है। हालांकि वो थोड़ा तलखियों में चला गया था जिसके बारे में मैंने अपनी एक रीडिंग में बताया भी था, लेकिन फिर भी ये भी प्रेम के मतलब जो प्रेम है उससे कहीं ना कहीं इनका रिलेशन रिलेट करते ही करते हैं, इसलिए इनको भी लिया है। और बिल्कुल ऐसे ही देवताओं के राजा इंद्र को भी लिया गया है क्योंकि वे भी प्रेम के उसमें आते हैं। कहीं ना कहीं उनका और देवी शची का जो प्रेम है वो विख्यात है। तो इसलिए आज मैंने प्रेम के 3 डाइटीज को यहाँ पर अपीयर किया है और तीनों को पाइल बनाया है। तो पहली पाइल रहेंगे देवताओं के राजा इंद्र, दूसरी पाइल हाथोर जो प्रेम की देवी हैं और तीसरी पाइल नर्क के देवता हेडीज। तो जिसके साथ आपको अपना लगाव जुड़ाव पहले महसूस होता हो उनको अपनी पाइल माने और आज की रीडिंग उसके अकॉर्डिंग देखें। और आपकी सुविधा के लिए हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि आपके रीयूनियन की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फील करते हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज महसूस करते हैं, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में आप हैं कि आपको एक काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहा है ये मेरी टीम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने इंद्र को चुना था अपनी पहली पाइल के रूप में, जो कि तूफान के देवता हैं, देवताओं के राजा भी हैं, स्वर्ग के अधिपति हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखेंगे कि आज की रीडिंग में टैरो आपके लिए क्या बताते हैं कि आपकी लाइफ में अगर किसी तरह के सेपरेशन की कंडीशन बन गई है। देखिए, सेपरेशन किसी भी तरह से हो सकता है। आप नो कांटेक्ट की कंडीशन में आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे हैं, किसी ने किसी को छोड़ दिया है और बिल्कुल हट गए हैं, या आप एक छत के नीचे हैं लेकिन नो कम्युनिकेशन की कंडीशन आ गई है। तो ये सारी चीजें सेपरेशन में ही आती हैं और इसमें आपका रीयूनियन, फिर से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, पहले जैसा रहना कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है, इस पर आज मैं टैरो की गाइडेंस लूंगा और आपको बताऊंगा कि ये टैरो इस पर क्या कहते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो आया है ये है 5 ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 9 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है 6 ऑफ द कप्स। नंबर 4 में 2 ऑफ द सॉर्ड्स और नंबर 5 में द टावर। टावर का जो कार्ड आया है ये अपने आप में थोड़ा अनूठा है, लास्ट में ये आया है और उससे पहले 2 ऑफ द सॉर्ड। पाइल नंबर 1 आपकी जो लाइफ है यानी लव लाइफ है, इसमें चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस समय चल रही हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से है कि इस समय आप दोनों के ईगोस काफी मात्रा में क्लैश कर रहे हैं। हालांकि आप पुरानी बातों को देखते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुराने समय में, यानी कि ये कह सकते हैं कि आपका जो ये लव रिलेशनशिप है, अगर पाइल नंबर 1 आप हैं और आपने ये चूज किया था, तो आपके लव रिलेशनशिप में चीजें शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड रही, चीजें शुरू से ही आपके फेवर में नहीं रही और चीजों को
कभी आपने तो कभी आपके पार्टनर ने, कभी सिचुएशन ने खराब करने का काम किया। फिर बीच में आपको ऐसा लगने लगा कि गिल्टी आपकी है, गलती आपकी है और आपकी गलती की वजह से सारी सिचुएशन खराब हो रही है। लेकिन उस गलती के बावजूद आप और आपके पार्टनर, यानी कि जहां आपको लगता था कि गलती आपकी है, वहां आपके पार्टनर को भी लगता था कि गलती उसकी भी है थोड़ी थोड़ी। लेकिन ना आपने अपने पार्टनर के साथ इस बात को कम्युनिकेट करके क्लोज करने की कोशिश करी, ना आपके पार्टनर ने आपके साथ कम्युनिकेशन करके इसे क्लोज करने की कोशिश करी। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब आप दोनों एक साथ तो थे, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद काफी ज्यादा अलगाव आ गया था। और उस समय आप सोचते थे कि इस कंडीशन से बेटर तो पहले की वो झगड़े वाली कंडीशन थी, कम से कम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो हो रहा था। लेकिन फिर इस समय देख रहा हूं कि अभी आपके दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस काफी ज्यादा चल रहे हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव जिसे कह सकते हैं, वो विचारों का ना मिलना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना या एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करना, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। करंट सिचुएशन तक यहां आ गई है। फ्यूचर के लिए मेरे पास आया है टावर का कार्ड, जो चाहता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन देने से पहले एक बार जेन कार्ड की इंफॉर्मेशन ले ली जाए कि जेन कार्ड इस पर क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टावर के कार्ड की मीनिंग क्या है। वैसे आमतौर पर टावर के कार्ड की मीनिंग निगेटिव होती है, ना होता है रीयूनियन पॉसिबल नहीं हो रहा। अभी फर्स्ट फ्रेज में अगर मैं टावर कार्ड की बात को मान लूं तो वो कहता है कि जी नहीं, आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है, संभावनाएं कम से कम है। लेकिन फिर भी एक बार मैं जेन कार्ड की हेल्प लेता हूं और देखता हूं कि जेन कार्ड क्या कहते हैं। पहला आपके लिए आया है शिज़ोफ्रेनिया, ये कार्ड नंबर 1 था। कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर है पोस्टपोनमेंट। अब गहरी डिटेल आनी शुरू हो गई है। और कार्ड नंबर 3 पर है वी आर द वर्ल्ड। फिर कार्ड नंबर 4 की पोजीशन पर आ गया है फ्रेंडलीनेस। और कार्ड नंबर 5 पर आया हुआ है स्लोइंग डाउन। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जेन कार्ड्स मुझे वो इंफॉर्मेशन भी देंगे जो राइडर वाइट की डेक से मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी छन कर आ रही थी, अब वो क्लियर आ रही है। ओके। तो देखिए, पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो ये समझे कि चीजों को आपने वहां तक पुल आउट किया है जहां तक करने की जरूरत नहीं थी। और ऐसी सिचुएशन में आपके द्वारा खींची गई डोर बहुत ज्यादा जरूरत से खींच गई और अब आप उसे संभालने की एक कोशिश में जो लगे हुए हैं या चाहते हैं कि सिचुएशन एक बार फिर से नॉर्मल हो जाए, ये सब क्लोज हो जाए। और उस चाहत को पूरा करने के लिए अभी इस कंडीशन में आप कुछ भी करने को तैयार हैं। बड़ी होपफुल हैं आप, और आपकी होप की वजह से चीजें थोड़ी पॉजिटिव मूव हो रही हैं। लेकिन चूंकि टावर का कार्ड आ गया है जो ये बताता है, सीधे सीधे टावर के कार्ड की मीनिंग ना नहीं होती है। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ना बताया था, ये एक जनरल मीनिंग है टावर की अकॉर्डिंग टू द टैरो बुक्स। लेकिन अब ये जो कार्ड मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये एक ऐसा फ्रेज है जो आपको झेलना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में इस फ्रेज को देखना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। और इस फ्रेज के बाद, क्योंकि टावर का कार्ड जो होता है ये जब आता है तो बताता है, चूंकि जैसा मैंने, अब देखिए मैं आपको बताता हूं पहले टावर के कार्ड की, फिर मैं आपको पास्ट से रिलेट करा दूंगा टावर को। टावर का कार्ड कहता है कि ये सिचुएशन ही इसलिए आई है क्योंकि नींव ही कमजोर थी। नींव कमजोर ना होती तो ये सिचुएशन आती ना। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके लव लाइफ में चीजें शुरू से कॉम्प्लिकेटेड रही हैं, शुरू से ही प्रॉब्लम रही हैं। और जब प्रॉब्लम सुधरनी शुरू हुई, कॉम्प्लिकेशंस आती चली गई, चाहे आपकी वजह से, चाहे पार्टनर की वजह से, चाहे सिचुएशनल, तीनों चीजों की वजह से ये चीजें कॉम्प्लिकेशन में चली गई। और फिर ईगो क्लैशेस भी हुए। तो एक तरह से समझे ना कि आपके प्यार की जो नींव थी और पूरी इमारत थी, वो शुरू से लेके ऊपर तक पूरी कमजोर बनती चली गई। और उसके बाद अगर वो ढह रही है तो फिर इसमें आश्चर्य कैसा। लेकिन अब उस ढहने के बाद क्या बचेगा, ये मैं एक कार्ड निकालूंगा और इससे बता दूंगा आपको। ये कार्ड मेरे पास आ गया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपको पता है कि अब आपको मूव करने की जरूरत है, यहां से आगे निकलने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे डोर को इतना भी ना खींचे कि वो डोर पूरी टूट जाए, लेकिन अब आपकी डोर एक्चुअली टूट चुकी है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड बताता है कि जब चीजों में आपको कंप्रोमाइज करना था तब आपने एक्चुअली कंप्रोमाइज नहीं किया और अपने उतावलेपन या जल्दीबाजी में चीजों को खराब करने का काम भी किया। फिर आता है द वर्ल्ड, यानी कि वी आर द वर्ल्ड और फ्रेंडलीनेस, जो बताता है कि बीच में एक संभावना बनी थी, जैसा कि 6 ऑफ द कप्स और 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स राइडर वाइट की डेक से भी बताते हैं कि बीच में एक संभावना बनी थी जब आप अपने रिलेशन को ठीक कर सकते थे। कुछ पास्ट की गलतियां आप दोनों ने रियलाइज करी, शायद एक साथ बैठकर उन पर बात करी होगी,
लेकिन उसके बावजूद आपके ईगोस क्लैश हो गए, गलती तुम्हारी, ये ऐसी चीजें हो गई और अब आप इस सिचुएशन में हैं जो आज आप झेल रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज है, टावर का कार्ड जैसा कि कहता है कि सिचुएशन अब आपके फेवर में नहीं आने वाली है, लेकिन जेन कार्ड कहता है कि सिचुएशन आपके फेवर में आए या ना आए, अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को बिल्कुल स्लो करने की जरूरत है, शांत हो जाएं। जितना आप शांत रहेंगे चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में उतनी अच्छी तरह से मूव होंगी और आपके लिए बेहतर होंगी। यानी कि जेन कार्ड चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अब अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना बंद करें। और राइडर वाइट की डेक बताती है टावर के बाद सीधे आ गया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड, जो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए क्योंकि 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स ये बताता है कि असल में अपने बनाए जाल में हम खुद फंसे हैं। जैसे अगर आपने मेरे चैनल पर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो कुछ दिन क्या 1 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पर। ये कम्युनिटी पर मैं ही पोस्ट डालता हूँ जब कोई पिक्चर शेयर करता हूँ, एक इमेज शेयर करता हूँ, उस पर 1 या 2 लाइन लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ। और उस पर अभी मैं वो पिक्चर यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, एडिटर्स यहाँ आपके सामने ये पिक्चर भी शो कर रहे हैं। इस पर मैंने लिखा था कि कभी कभी हम अपने जाल खुद बना लेते हैं। जी हाँ, तो आप अपने ही बनाए जाल में इस रिलेशनशिप में फंस गए। गलती बहुत ज़्यादा ना आपकी है ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई जिसकी वजह से आज इस कंडीशन तक आप पहुंच गए हैं। और इस कंडीशन से सॉरी, लेकिन निकलने का रास्ता अब नहीं है। आपका रीयूनियन अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ तो पॉसिबल नहीं है। आपको मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए। आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज कम से कम है। यानी कि आप ना मान कर चलें कि आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज नहीं है। और अगर आप यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। पहला कार्ड आया है सन और दूसरा आया है व्हील ऑफ द फॉर्चून। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, अब आप इसको ध्यान से देख लें। ये 2 कार्ड्स जो ये 2 कार्ड्स आए हैं, द सन और द व्हील ऑफ फॉर्चून। पहला सन, मतलब अब अगर आप कार्ड की सिर्फ इमेज देखें और इमेज से अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फ्यूचर आपका ब्राइट भी होगा और भाग्यकारी भी होगा। लेकिन कंडीशन क्या थी निकालने से पहले कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप मूव ऑन करते हैं तो ये आपका भाग्य होगा, ये आपका फ्यूचर होगा। और अब आपको अपने इस रिलेशनशिप से होप बंद करनी चाहिए, मूव ऑन करने की जरूरत है। मुझे पता है मैंने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ दिए होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि कृष्णा आएंगे रीयूनियन पर वीडियो लेकर के, फाइल सेलेक्ट करेंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मुझे बुरी खबरें भी देनी होती हैं, ये मेरा जॉब है, प्रोफेशन है एक तरह से समझें, तो क्या करें। ठीक है पाइल 1, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी टैरो से फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने आपको पकड़ा दी है। अब आप अपनी लाइफ के साथ इसको रेजोनेट करें। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन में लिखें, अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपकी मतलब चूंकि आपकी लाइफ है तो आप बिल्कुल समझते होंगे शुरू से लेकर अभी तक की क्या कंडीशन रही है, कैसे कैसे मूव हुआ और अकॉर्डिंग टू द बैक फ्यूचर क्या हो सकता है। वो होता है ना जैसे कि जितना पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपको खुद भी आइडिया होगा, स्लाइटली फील हो रहा होगा कि रीयूनियन पॉसिबल नहीं है और अब तो कृष्णा ने भी आपको बता दिया है, तो बिल्कुल यहां से मूव ऑन करने की जरूरत आपको है। फाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने गॉडेस ऑफ लव हाथोर को चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं और कितनी नहीं है। तो सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लूं। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि पिक अ कार्ड के टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल की लिस्ट में जाएं, देखें और बेनिफिट्स उठाएं। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए पर्सनल सेशन चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ बुकिंग करने के लिए। तो पाइल नंबर 2, अब देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है किंग ऑफ द कप्स। नंबर 3 की पोजीशन पर है 3 ऑफ द वॉन्ड्स। सॉरी, ये 3 ऑफ द कप्स है, वॉन्ड्स निकल गया मेरे मुंह से। और वॉन्ड्स क्यों निकला अभी मैं देखूंगा, क्योंकि जो भी होता है यही बताते हैं मुझे। 3 ऑफ द कप्स एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ द वॉन्ड्स एक होप का कार्ड है। तो यहां पर अभी मैं जब
रीडिंग शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। चौथा कार्ड आया है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का, और पांचवा कार्ड मेरे पास आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। आपने हाथोर को चूज किया, गॉडेस ऑफ लव को चूज किया। पाइल नंबर 2, आपके लव लाइफ में काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही हैं। आपकी लव लाइफ में चीजें अच्छी तरह से चली हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही आप दोनों ने चीजों को अपनी अपनी ओर खींचना शुरू किया और इसकी वजह से आपके बीच में ये कंडीशन, ये सिचुएशन आ गई है। आपका एक पार्टनर या तो किसी तरह के ऐसे रिलेशनशिप में फंस गया है, दोनों में से एक, मतलब आप भी हो सकते हैं और आपका पार्टनर भी हो सकता है, जिस रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में एक्चुअली जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी लाइफ में वो चीज अपने आप आ गई। यहां पर थर्ड पार्टी अफेक्शन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी वजह से किसी तरह के शक की गुंजाइश हो गई। चाहे ये आपने किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर ली और आपके पार्टनर ने आप पे शक कर लिया, तब चीजें खराब हो गई। चाहे आपके पार्टनर ने किसी के साथ फ्रेंडशिप करी, आपने शक किया और चीजें खराब हो गई। लेकिन यहां अभी भी, जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 ऑफ द कप्स का कार्ड एक सेलिब्रेशन को प्रदर्शित करता है, लेकिन अभी यहां पर यह बता रहा है कि आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जो कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थी। अब ये अपनी उस इंफॉर्मेशन जो बुक्स में है उससे अलग चीजें बता रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि मेरे मुंह से 3 ऑफ द वॉन्ड्स निकला था, ये अब आगे की होप को दर्शाता है और कहता है कि अगर आप वर्तमान को बेटर करने की बजाय फ्यूचर पर ध्यान देंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। यानी कि यहां सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके लिए आई है 3 ऑफ द वॉन्ड्स की, क्योंकि मैं 5 कार्ड निकालता हूं तो 3 ऑफ द वॉन्ड्स तो अब आ नहीं सकता था यहाँ। तो 3 ऑफ द कप्स ने 3 ऑफ द वॉन्ड्स की एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए है, और वो ये है कि आप थोड़ा सा दूर नजरिया लगाएं, दूर देखने की कोशिश करें, या आपके पार्टनर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी वर्तमान में चीजें जो हैं उसकी बजाय भविष्य में क्या होगा, आज के आपके एक्ट से, आज के आपके डिसीजन का फ्यूचर में क्या प्रभाव होगा, आप दोनों की लाइफ पर कितना इंपैक्ट डालेगा, इस पर निगाह डालने की जरूरत है। किंग ऑफ द कप्स बताते हैं कि आप कान के भी थोड़ा कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या आपके पार्टनर कान के कच्चे हैं, वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ दोनों चीजें चल रही हैं, इसको समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपने अपने पार्टनर के साथ अपने ट्रू फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं किया। इसमें हेजिटेशन बहुत रही, या आपको ऐसा लगा कि उसे समझना चाहिए कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। साथ ही साथ करंट सिचुएशन जो अब आपकी बनी हुई है, इसमें आप दोनों लोगों के थोड़ा थोड़ा ईगोस क्लैश भी कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा दोनों एक दूसरे की केयर कम कर रहे हैं। जैसे लव तो अपनी जगह लव है, लेकिन जब लव एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि मैं कई बार, या शायद 1-2 वीडियो में मैंने बोला है कि प्यार एक तरफा होता है। अगर प्यार एक तरफा होता है तो दो लोगों के बीच प्यार कैसे होता है? फिर उसे बिजनेस कहेंगे, जैसा कि मैंने बोल दिया था। देखिए, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है लेन देन। आपने पैसा दिया, उसने सामान दिया, आपने प्यार दिया, उसने प्यार दिया, ये तो लेन देन ही हुआ ना, तो इसे बिजनेस कहेंगे। लेकिन लव जो है वो स्वार्थी होता है, प्यार प्यार होता है। प्यार जब होता है तो वो डिमांड नहीं करता है, प्यार है तो है, उसे किसी चीज की डिमांड नहीं है। प्रेम की देवी हाथोर आपके सामने, बड़ी इसकी फोटो इनकी यहाँ लगी हुई है, मैंने एडिटर्स ने शायद लगाई होगी। अब शूटिंग के दौरान तो नहीं पता, एडिटर्स कभी कभी चूक जाते हैं। खैर, एडिटर्स अभी ये एडिटिंग के दौरान सुन रहे हो तो स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दें हाथोर की फोटो। प्रेम की देवी है हाथोर, आइसिस, जिनको इजिप्शियन में इनको हाथोर भी कहा जाता है, आइसिस भी कहा जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी में एफ्रोडाइटी हो जाती हैं, हिंदुओं में ये सरस्वती हो जाती हैं, और किसी पाइल में मैं सरस्वती माता की भी फोटो लाऊंगा। तो प्रेम की देवी है, प्रेम के देवता नहीं है। मतलब ये इजिप्शियन मैथोलॉजी में, चूंकि मैंने इनको इसीलिए लिया है कि ये प्रेम की देवी है, प्रेम के देवता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप कहें कि प्रेम की देवी या प्रेम के देवता तो कामदेव हैं, तो वो प्रेम के नहीं है, वो काम के देवता हैं, वो सेक्स के देवता हैं। गॉडेस ऑफ सेक्स रति एंड गॉड ऑफ सेक्स कामदेव। तो ये दोनों सेक्सुअलिटी के गॉड्स हैं, लेकिन प्रेम जो लव है उसकी देवी है सरस्वती, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन उनके काउंटर पार्ट में कोई प्रेम का देवता नहीं है। हाथोर प्रेम की देवती है, लेकिन काउंटर पार्ट में कोई प्रेम का देवता नहीं है। आइसिस, एफ्रोडाइटी, ये सभी प्रेम की देवियां हैं, जो अलग अलग सभ्यताओं में जिन्हें देवी माना गया, लेकिन उनके काउंटर पार्ट में कोई प्रेम का देवता नहीं है। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि काउंटर पार्ट अगर होता तो फिर वो बिजनेस हो जाता ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे की केयर करनी होगी। केयर
बिजनेस नहीं होता, दूसरी चीज होती है केयर में डिमांड नहीं होती। जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है तो डिमांड थोड़ी करती है कि बच्चा उसके लिए कुछ करे, या बच्चा किसी की केयर करता है, माँ की केयर करता है तो डिमांड थोड़ी करता है कि मुझे कुछ हो, कुछ मिले। तो जब केयर होती है तो डिमांड नहीं होती, और जब डिमांड खत्म हो जाती है तो प्यार का जन्म होता है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं तो प्यार होगा। आप केयर नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी केयर कर रहे हैं, अपनी अपनी और चीजों को खींच रहे हैं, आप चाहते हैं वो आपकी ओर आ जाए, वो चाहता है आप उसकी ओर चली जाएं, और बीच में क्लैशेस बने हुए हैं, तो ये क्लैशेस बने रहेंगे। एस ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है जो बताता है कि फ्यूचर में आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। आपको मैंने थोड़ी देर परेशान भी किया, शायद आप सुनना चाहते थे कि भविष्य में क्या होगा, तो पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ये माइनर है, ये फर्स्ट स्टेप है। एस ऑफ द वॉन्ड्स, एस ऑफ द वॉन्ड्स अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वॉन्ड्स हाउस का पहला स्टेप है, पहला कार्ड है। वॉन्ड्स या स्टाफ जो भी इसको कहें, ये सोशल जगत के लिए, यानी कि वॉन्ड्स का जो हाउस है ये सोशल से रिलेट करता है, सामाजिकता से, परिवार से, इन चीजों से रिलेट करता है। तो परिवार की पहली सीढ़ी है एस ऑफ द वॉन्ड्स, और इसे अगर आपने मेंटेन नहीं किया, इसे आपने मिस कर दिया, तो दूसरी सीढ़ी तक तो आप पहुंचेंगे नहीं। इसलिए एस ऑफ वॉन्ड्स की बात माने, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, केयर करें, एक दूसरे से डिमांड ना करें, एक दूसरे से होप ना करें। प्रेम कभी बांधता नहीं है। वो कहते हैं ना कि शादी के बंधन में बंध गए, वो कहते हैं शादी के बंधन में बंध गए, ये नहीं कहते प्रेम के बंधन में बंध गए, वो कहते हैं शादी के बंधन में बंधे हैं, अब इनमें प्रेम हो जाएगा। प्रेम बिल्कुल अलग चीज है, मैरिज बिल्कुल अलग चीज है, दोनों को जोड़े नहीं, दोनों अलग अलग हैं। मैं कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में चला जाता हूँ। पहला कार्ड आपके लिए जेन से आया है गाइडेंस, आपके लिए कार्ड नंबर 2 पर आया हुआ है साइलेंस, नंबर 3 पोजीशन पर आपके लिए आया है द बर्डन, 4th नंबर पर आपके लिए आ रहा है क्रिएटिविटी। ये चमक रहा है, नहीं चमक नहीं रहा, यहाँ पर वो इमेज ही ऐसी है। और 5th नंबर पर आपके लिए आया है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड नंबर 5th पर पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, पाइल नंबर 2 के लिए भी आया है, तो दोनों के लिए ये आ गया है। ये थोड़ा सा अजीब है, अभी देखते हैं ये मुझे बताते क्या है। ओके ओके ओके, तो पाइल नंबर 2, आपके इस लव लाइफ में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आप अपने प्रेम को प्रेम की तरह लें, अपनी लव लाइफ को लव की तरह लें, एक दूसरे के लिए बर्डन की तरह ना लें, एक दूसरे को बोझ ना माने। पहले तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। दूसरे, जरूरत है ही नहीं एक दूसरे की कमियां दिखाने की, जरूरत है अपनी कमी खोजने की और अपने पास रखने की। जब आप दूसरे की कमी निकालते हैं तो असल में आप अपने प्रेम में कमी निकाल रहे हैं। अगर आपने प्रेम किया है किसी और को तो उसकी कमियों के साथ प्रेम कीजिए, ना कि उस पर्सन को उसकी खूबियों के साथ। अगर आपने सिर्फ उसकी खूबियों के साथ उसको प्यार किया तो आपने तो सौदा किया। हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं जो बहुत अच्छा होता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती है उसे ले आते हैं, जिसमें कोई कमी होती है उसको छोड़ देते हैं। तो प्रेम थोड़ी है ये, तो फिर सौदेबाजी है ना। तो सामान का खरीदना और प्रेम का होना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कभी मैं प्रेम के ऊपर चर्चा करूंगा, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी। जैसे मैंने मेडिटेशन पर चर्चा करी थी ना, एक वो आधे घंटे पौने घंटे का वीडियो था पूरा, ऐसे कभी शायद मन किया तो प्रेम पर आपसे चर्चाएं करूंगा। आपके लिए यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दूसरी की, अपने प्रेम में आप कुछ क्रिएटिव करना शुरू करें। ओवर, जैसे अभी ये बर्डन का कार्ड आया तो बोझिलता हो जाती है। अभी आपका रीयूनियन भी पॉसिबल है, पहले ये समझ लें, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अभी आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटी भी है, इसको पहले आप समझ लें। आपको धैर्य रखना होगा। जल्दीबाजी आप जितनी करेंगे आपके रीयूनियन की चांसेस उतनी दूर खिसकते चले जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कछुआ और खरगोश की दौड़ में खरगोश दौड़ा तो बहुत तेज था लेकिन पहुंचा कहीं नहीं, कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन पहुंच गया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे लोगों की जो सलाह आपको मिल रही है, लोग आपको एडवाइस करते हैं ना, ये कर ले, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसा है, बंद कर दें सबकी सलाह, हाथ जोड़ने कहते हैं नमस्ते, मेरे को आपकी गाइडेंस नहीं चाहिए, आप अपनी गाइडेंस अपने पास रखिए। अगर आपको गाइडेंस देनी है तो किसी और को दीजिए, मुझे मत दीजिए। मतलब थोड़ा सा तलखी दिखा दें एडवाइस करने वाले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर दोनों को, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों की सलाह पर अगर आप चल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपने अगर किसी से पूछा है तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती है इस समय आप कर रहे हैं अपने रिलेशन में। आपको अपने रिलेशन में कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत है जिससे आप अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकें। जी हाँ, प्रेम स्वयं को प्रदर्शित भी करता है। प्रेम होता तो एक तरफा है लेकिन फिर प्रदर्शित भी करता है। ऐसा नहीं कि प्रेम एक तरफा है तो अंदर मुंह सिले हुए या
नकाब पहने हुए अंदर बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। प्रेम प्रदर्शित करेगा, प्रेम है तो है, वो खुलेगा, खुलकर सामने आएगा। जैसे कृष्ण को गोपियों से और राधा से प्रेम था, गोपियों को कृष्ण से प्रेम था, तो गोपियां छिपाती थोड़ी थी कि कृष्ण को राधा से प्रेम है तो हम प्रेम नहीं करती। वो कहती थी नहीं, हमें भी प्रेम है। रासलीला में कृष्ण सभी के साथ नाचे हैं, तो वो एक अलग ही स्टेज था। उसके बारे में कभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में, बड़ी लंबी चली जाएगी अभी के, तो उसे छोड़ते हैं, अभी की बात करते हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा अगर आप इस प्रेम को एक अच्छे रिलेशन तक ले जाना चाहते हैं। रिलेशन डिफरेंट चीज है, प्रेम डिफरेंट चीज है। रिलेशन होता है एक तरह की बॉन्डिंग जो आप दोनों के बीच में बन जाएगी। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम के आगे रिलेशनशिप है, प्रेम से पहले कुछ नहीं है। तो प्रेम दोनों के बीच में है, ये कंफर्म है। पाइल नंबर 2 अगर आप हैं तो आप दोनों के बीच में अच्छा खासा प्रेम है, लेकिन इस प्रेम को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपका प्रेम ना थोड़ा डिमांडिंग हो गया, उस डिमांड को बंद करें, स्लो हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं, धैर्य रखें और अपने प्रेम को आने का मौका दें। अगर सचमुच प्रेम है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा और आपके प्रेम के आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। इसलिए अपने ऊपर धैर्य रखें, दूसरों से बिना वजह की सलाह ना लें, दूसरों की बातों को ना सुने, कान के कच्चे बिल्कुल ना बने। लोग आपके लवर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में जो भी क्रिटिसाइजमेंट चलता है उस क्रिटिसाइजमेंट को चलने दें, अपने ऊपर अपने आप में स्थिर रहें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। अगली रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। और चलते चलते अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे इस जनरल वीडियो से रिजॉल्व नहीं होती है, आपको लगता है कि पर्सनल गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, वैसे जनरल वाले में भी 70 से 100% तक तो रेजोनेट होता है, काफ़ी सारी गाइडेंस आपको मिल जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा कैच करेंगे तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म मेरे इस जनरल वीडियो से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन पर्सनल में आपको उस समय आने की जरूरत होती है, मैं बता देता हूं कब जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग में उस समय आना होता है जब आपके माइंड में एक ब्लॉकेज आप फील कर रहे हो और उस ब्लॉकेज को निकालने में बड़ी मुश्किल आ रही हो, तब आपको मेरे साथ डिस्कस करना होगा, मेरे साथ बात करनी होगी और उस समय मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी पर्सनल ब्लॉकेज को निकालने के लिए, क्योंकि तब कार्ड्स आपके लिए पर्सनली आएंगे और पर्सनली आपके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देते हैं। तो खैर, जब जरूरत हो तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया है इस पर कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ सेशन के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाइल नंबर 2 बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने हेडीज, अब यहाँ स्क्रीन पर बड़ी इमेज भी आ रही होगी, हेडीज को चूज किया था तो सबसे पहले तो थैंक यू इनको चूज करने के लिए। ये मेरे कुछ फेवरेट डाइटीज में से एक हैं, हालांकि हाथोर भी मेरी फेवरेट है लेकिन मेरे फेवरेट्स में ये भी आते हैं, तो मेरे एक फेवरेट डाइटी को चूज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब हम शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। आपने हाथोर की जगह और इंद्र की जगह अगर हेडीज को चूज किया, नर्क के देवता को चूज किया, तो बड़ी करेज वाली बात है, बड़ी हिम्मत वाली बात है, जिसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा। तो पाइल नंबर 3 अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा, कार्ड्स निकालूंगा और देखूंगा कि आपके लिए रीयूनियन की क्या कंडीशन है। आपकी जो सेपरेशन की कंडीशन बनी हुई है और रीयूनियन इसमें पॉसिबल है तो कितना पॉसिबल है, आपके कितना फेवर में है, ये सब आज मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, शफलिंग कंप्लीट। अब हम निकालते हैं कार्ड्स आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द कप्स, बहुत बढ़िया कार्ड आया पहला। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है टेम्परेंस। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 है 4 ऑफ द पेंटिकल्स और नंबर 5 पर आपके लिए कार्ड जो आ रहा है ये है क्वीन ऑफ द कप्स। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। अब मुझे वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं, मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। आपने पाइल नंबर 3 चूज किया था तो आप जानते हैं कि आपकी लव लाइफ जब शुरू हुई थी तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, A1 क्लास का। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, एक दूसरे को फील करते थे, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करते थे। किसी तरह की ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी कि आपने कभी सोचा हो कि सिचुएशन एक नो कनेक्शन की कंडीशन में जाएगी जहां आप रीयूनियन का वेट करेंगे। लेकिन फिर समय बदला, समय बीता और आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव आ गया, लेकिन फिर भी बैलेंस बना रहा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को बनाने की भरसक कोशिश करते रहे और फिर चीजें वहां थोड़ी और मूव हुई और मूव होने के बाद में आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को काफी बचकाना सा फील किया। आपको लगा कि आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आ नहीं रही है, सिर्फ बचपना ही चलता जा रहा है और इस बचपने को
क्लोज करने की कोशिश में आप दोनों लोगों ने काफी सारी गलतियां करी, एक दूसरे से थोड़ा मनमुटाव भी हुआ और इनसिक्योरिटी की भावना आप दोनों के मन में आती चली गई। करंट में भी आप काफी इनसिक्योर हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं या देख रही हैं कि आप अपने लव लाइफ में रीयूनियन को चाहते या चाहती हैं, तो भी अगर आप अभी अपने दिल को टटोलें तो आपके दिल में अभी भी इनसिक्योरिटी बनी है कि अगर रीयूनियन होता है तो क्या होगा, पता ही नहीं है आपको क्या होगा। नहीं होता है तो क्या होगा आपको पता है कि रीयूनियन नहीं होगा, आपकी लव लाइफ खत्म, आप आगे पता नहीं डिप्रेशन में जाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दुनिया भर की प्लानिंग रखी हुई है। लेकिन अगर ये रीयूनियन हो जाता है तो क्या करेंगे? आप ब्लैंक हैं, ब्लैकआउट हैं, अभी आप बड़े इनसिक्योर हैं कि अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, पता नहीं यार फिर क्या होगा, एक बार हो जाए फिर देख लेंगे। खैर, पाइल नंबर 3 आपके लिए जो रीयूनियन के चांसेस आए हैं वो डाउटफुल हैं। क्वीन ऑफ द कप्स आई हैं। क्वीन ऑफ द कप्स कप्स हाउस की क्वीन है, जो बड़ी प्यारी हैं, बड़ी प्रेमपूर्ण हैं और अक्सर प्रेम की रीडिंग में, मतलब लव रीडिंग के दौरान ये पॉजिटिविटीज को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रही हैं उस इन्फॉर्मेशन में ये कह रही हैं कि बड़ा ही डाउटफुल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अभी तैयार नहीं है, दोनों ही तैयार नहीं है, ना तो रीयूनियन के लिए तैयार है ना तो सेपरेशन के लिए तैयार है। लेकिन ये एक सेपरेशन की कंडीशन में चले गए हैं और जिसकी वजह से इन दोनों को अभी भी इस सिचुएशन को टैकल करना नहीं आ रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें और अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं। जेन कार्ड की हेल्प लूंगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है मोमेंट टू मोमेंट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3 पर आपके लिए आया है पॉसिबिलिटीज। 4th नंबर पर आपके लिए आया हुआ है सेलिब्रेशन और नंबर 5th पर आपके लिए आया हुआ है क्रिएटिविटी। जेन कार्ड्स ने आपके लिए गाइडेंस दे दी हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए। टैरो तो आपको बता रहे थे कि आपके लिए डाउटफुल मोमेंट्स आ रहे हैं, आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज काफी डाउटफुल हैं, तो अब आप इसको 50-50 मानकर चल सकते हैं कि रीयूनियन हो भी सकता है पाइल नंबर 3 आपका, और रीयूनियन नहीं भी हो सकता है। देखिए, हेडीज को आपने चूज किया था और हेडीज वो देवता हैं जिन्होंने नर्क को संभालने का काम किया अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजीज। और इजिप्शियन माइथोलॉजीज में इनको एनिबस कहते हैं। एनिबस वो देवता हैं जो मृत्यु के द्वार से लोगों को जाने देते हैं और सिर्फ उन्हें ही जाने की परमिशन होती है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बेटर किया है। मृत्यु के द्वार से होकर गुजरने पर स्वर्ग मिलता है और जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म नहीं किए हैं उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ नर्क का दरवाजा खोलते हैं कि नर्क में आपका स्वागत है, अब आप समय के अंत तक यहाँ पर कढ़ाई में भुने जाएंगे। वो कहते हैं ना नर्क में वो तेल में तलेंगे, वो मुझे बड़ा मजेदार लगता है। मैं जब जाऊंगा नर्क में तो फिर मैं देखूंगा कि क्या होता है। खैर, तो मैं बात कर रहा था आपके लिए जेन कार्ड्स की। जेन कार्ड्स बताते हैं कि ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, सबसे पहले इसी पर इन्होंने हिट किया है कि इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग को सेलिब्रेशन की फीलिंग में कन्वर्ट करिए। आपका आपके पार्टनर के साथ में जो एक रिलेशनशिप रहा है, जो एक रिलेशनशिप का मोमेंट रहा है, उस मोमेंट को अब आप अपने माइंड में इनसिक्योरिटी की बजाय एक सेलिब्रेशन के मोमेंट में लाइए, फुलफिलमेंट में आइए। आपने अपने जीवन का एक बेहतरीन क्षण, एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन समय जिया है, उस समय की वजह से अभी अपने आप को इनसिक्योर फील करना, अपने आप को पेनफुल फील करना बिल्कुल गलत है। आपने एक ऐसा समय जिया है जिस समय को अगर आप फील करें तो आप अपने अंदर फुलफिल हो सकते हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उम्मीदों पर आपको टिके रहने की जरूरत है। होप खोते जा रहे हैं, जब होप खो जाती है तब इनसिक्योरिटी आती है। इनसिक्योरिटी ऐसी थोड़ी आती है। तो होपलेसनेस जो आपकी अभी है और इमेच्योर आपके डिसीजंस और एक्शंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप दोनों के लिए, दो के दोनों, अगर इस साइड और उस साइड दोनों वाले अलग अलग टाइम पर, अलग अलग घर में, अलग अलग डिवाइसेस पर ये रीडिंग देख रहे हैं तो दोनों समझ लें, ये दोनों के लिए बोल रहा हूं कि आप दोनों ही दूसरों के द्वारा बड़े बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट हो गए हैं और इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। आपको चाहिए कि अपने जीवन को उस तरह जिए जीवन जैसे आपको ले जा रहा है। सबसे पहला ये है। दूसरा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसे देख रहे हैं तो यहां से लेकर 3 महीने तक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा और ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा
उसके बाद में आप अपनी पॉसिबिलिटीज को इनहेंस करेंगे। आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, मैं इस पर्सन के साथ रियूनियन में जा सकती हूँ, या मैं मूव ऑन कर सकती हूँ, या मैं मूव ऑन ना करूं, इस पर्सन को एक अच्छी याद के तौर पे अपने दिल में रखूं और किसी और के साथ चली जाऊं। मतलब चली जाऊं को चला जाऊं में भी कन्वर्ट करके समझ लें लड़के। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, मन में जो आने वाली चीजें हैं, कभी कभी फील होता है ना, तो उन पॉसिबिलिटीज को इग्नोर ना करें, उन्हें मन में आने दें। वो बड़ी प्यारी चीज है, उनको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्रिएटिव थिंकिंग करके। जब तक आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये प्रेम संबंधों के बारे में ही नहीं है, ये आपकी लाइफ के बारे में भी बता रहा हूं। आपको चाहिए कि आप अपने करंट सिचुएशन में प्रसन्न रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर को यह पता चलेगा कि अभी भी आप इस रिलेशन को लेकर के इनसिक्योर हैं, तो वो आपसे रियूनियन करेगा कैसे? क्योंकि उसको तो पता है कि यार इनसिक्योरिटी तो अभी भी बनी हुई है, अगर मैं अभी भी इसके साथ चला जाऊं या मैं चली जाऊं इसके साथ में वापस आ जाऊं, तो कितने % चांसेस हैं कि हमारा लव लाइफ आगे अच्छा होगा, क्योंकि ये तो बहुत इनसिक्योर है। तो अपनी इस इनसिक्योरिटी, इस इन्फीरियोरिटी को सेलिब्रेशन की सिक्योरिटी में बदलिए, सिक्योरिटी में बदलिए। मैंने कहा सेलिब्रेशन में भी सिक्योर रहिए, कोई परवाह नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि तुम्हें जिससे प्यार है उसे छोड़ दो, प्यार है तो कहीं जाएगा नहीं। यानी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और वो किसी के साथ अगर हंसकर बातचीत कर रही है, प्यार आपसे है, तो क्या उसके साथ भाग जाएगी? नहीं जाएगी ना। और अगर आपसे प्यार नहीं है तो आप रोक भी नहीं पाएंगे। आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, अगर वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप में है तो उसे उसकी फ्रेंडशिप में छोड़िए ना। अगर उसे आपसे प्यार है तो वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसे आपसे प्यार नहीं है तो आप रोक भी नहीं पाएंगी। तो इसको ऐसे ही करना है। 50-50 के चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि आपकी लाइफ में है। क्या क्या आपको करना चाहिए पाइल नंबर 3 वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, गाइडेंस भी आपको दे दी है। अब आपको बहुत ज्यादा हलचल नहीं मचानी चाहिए। हलचल इसलिए नहीं मचानी चाहिए क्योंकि 3 महीने अब से आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रहेंगे। आपकी लाइफ में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, कुछ अच्छे कुछ बुरे पहलू आपके जीवन में जुड़ेंगे। सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना है और जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उन्हें स्वीकार करना है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल टैरो रीडिंग भी प्रोवाइड करता हूं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम के साथ आप कनेक्ट करेंगे और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ टैरो सेशन बुक करने के लिए। तो अगर किसी तरह की ब्लॉकेज में, किसी तरह की मेंटल ब्लॉकेज में आप हैं, आपको किसी तरह का डिप्रेशन हो रखा है, पिछले कई साल का डिप्रेशन अगर आपने बना रखा है और इस डिप्रेशन से आप पिछले कई साल से मेडिसिन से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके भी नहीं निकल पाए हैं, तो एक बार आपको मेरे साथ जरूर बैठना चाहिए। बैठना मतलब अभी तो फोन कॉल पर ही बैठेंगे। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी हेल्प करके आपको उस ब्लॉकेज से निकाल सकता हूं। इसके अलावा भी मैं अलग अलग टॉपिक्स पे, लव पे, कैरियर पे, मैरिज पर, हर चीज पर रीडिंग करता हूं। तो जिस पर भी आपको अपनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर आऊंगा एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।